त्योहारों और शादियों के सीजन में ऑटोमोबाइल की मांग बढ़ने से अप्रैल माह में गाड़ियों की बिक्री में इजाफा देखा गया। सबसे ज्यादा उछाल दुपहिया वाहनों की बिक्री में देखा गया। इलेक्ट्रिक कार्स और एसयूवी फिलहाल इस सीजन की पहली पसंद बने हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो मार्केट में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। साल 2024 में भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बन गया। अप्रैल महीने में ऑटो बिक्री के ताजा आंकड़े बढ़ते भारत की नई कहानी कह रहे हैं। त्योहारों और शादियों के सीजन में देश भर में गाड़ियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है। मारुति 40% मार्केट शेयर के साथ अब भी सबसे बड़ा खिलाड़ी बना हुआ है। अप्रैल माह में मारुति ने 5% की बढ़त के साथ 1,60,529 गाड़ियां बेची। बजाज ऑटो की बिक्री 17% और महिंद्रा की बिक्री 13% बढ़ी है। बीते वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 90% का इजाफा हुआ था। अब अप्रैल 2024 में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस सेगमेंट में टाटा मोटर्स 71% मार्केट शेयर के साथ पहले पायदान पर है। कमर्शियल गाड़ियों के विक्रेता अशोक लेलैंड की बिक्री 10% बढ़ी। दुपहिया वाहनों के चैंपियन हीरो मोटोकॉर्प ने अप्रैल में 5,33,000 से ज्यादा दुपहिया वाहन बेचे, लेकिन ईवी दुपहिया वाहनों की बिक्री में 52% की गिरावट दर्ज की गई है। ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग से दुपहिया वाहनों की बिक्री में काफी तेजी दर्ज की गई है। साथ ही भारत से गाड़ियों के एक्सपोर्ट्स में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई। अच्छी खबर यह भी है कि भारत के दिग्गज मारुति अब अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को यूरोप और जापान के बाजार में एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, जबकि अब तक इलेक्ट्रिक वाहनों का आयात ही किया जाता था। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और ऑटोमोबाइल सेक्टर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजेश मेनन, जो कि महानिदेशक हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी सीएम के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश, वक्त निकालने के लिए। फैंटास्टिक ईयर रहा पिछला, अगर हम देखें 23-24 और पहले महीने के अब आंकड़े हमारे सामने हैं। क्या ट्रेंड नजर आते हैं राजेश जी आपको? अगर आप जैसा आपने बोला, लास्ट फाइनेंशियल ईयर बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा, सारे सेगमेंट्स में ग्रोथ दिखा। वही ट्रेंड अब दिख रहा है, अप्रैल महीने में भी दिख रहा है, साफ दिख रहा है। पैसेंजर व्हीकल क्योंकि पिछले साल जो है सबसे ज़्यादा ग्रोथ था, हाईएस्ट एवर ग्रोथ सेल्स था, तो बेस ज़्यादा है। इस कारण अगर आप परसेंटेज देखोगे तो 2% ग्रोथ करीबन दिखेगा, पर उसके बावजूद भी ग्रोथ है पीवीस में। और टू व्हीलर्स में तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, और जनवरी महीने से हमको टू व्हीलर्स में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखा जा रहा है। वो मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है टू व्हीलर्स में। थ्री व्हीलर्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स में भी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। सो ऑल इन ऑल अच्छा ग्रोथ चारों सेगमेंट में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जारी है, और पॉजिटिव सेंटीमेंट दिख रहा है, और वो आगे अच्छा ही होगा। राजेश जी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वक्त वो कौन से ट्रेंड्स हैं जो लगातार डिमांड को बढ़ावा दे रहे हैं? वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लगातार आपके डिमांड को बढ़ा रहा है? बेसिकली 3-4 चीज़ें बोलते हैं हम लोग। पहला कि ओवरऑल इकोनॉमी में आप देख रहे हैं अच्छा ग्रोथ। आपने खुद बताया, कुछ आंकड़े दिखाए जिससे साफ दिख रहा है कि इकोनॉमी के पैरामीटर्स का परफॉर्मेंस अच्छा है। तो जब ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा रहेगा तो ऑब्वियसली ऑटोमोबाइल सेक्टर करीबन 40% मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का परसेंटेज है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर ऑब्वियसली विल डू वेल। तो एक वो है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, जनवरी से टू व्हीलर सेल्स में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। उसका साफ मतलब है कि रूरल डिमांड में पिकअप नज़र आ रहा है, जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। तो रूरल डिमांड में पिकअप नज़र आ रहा है, और टू व्हीलर्स में फिर पेंटअप डिमांड रहेगा, क्योंकि 2 साल से सेल्स थोड़ा ठंडा पड़ा हुआ था, तो अब इसमें काफ़ी पेंटअप डिमांड रहेगा। सो पेंटअप डिमांड और रूरल डिमांड का कॉम्बिनेशन टू व्हीलर सेल्स में को थोड़ा और ड्राइव करेगा। और जैसे ही आगे कुछ महीनों में नई सरकार बनेगी, तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अनाउंस होंगे और कमीशन होंगे, तो कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा बढ़ती दिखेगी। राजेश जी, हमने देखा कि आप कह रहे हैं कि जो रूरल डिमांड है वो पेंटअप हो रही है, यानी ग्रामीण इलाकों में हालांकि शादियों का सीजन है, उसकी वजह से भी डिमांड आ रही होगी। और हमने देखा ऑटोमोबाइल खासतौर पर हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स हैं बहुत ही फैंटास्टिक है। 5,33,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ बिकना केवल एक महीने में। बहुत सारी इकॉनमीज़ में तो साल भर में इतनी गाड़ियाँ नहीं बिकती हैं जितना हम लोग एक महीने में केवल एक कंपनी के जरिए बेच रहे हैं। लेकिन समझना चाहेंगे कि जो हमारा फोकस है मेक इन इंडिया पर, वो कितना असर दिखाई दे रहा है, और एक्सपोर्ट मार्केट कैसा दिख रहा है? मिसाल के तौर पर हम लोग अब कितना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्शन कर पा रहे हैं राजेश जी? ऐसा है कि टू व्हीलर सेल्स में हमारे जो इंडस्ट्री के जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी पिछले 2 साल से, इनफैक्ट 1 साल पहले हमारे हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स था टू व्हीलर इंडस्ट्री में।
अभी थोड़ा डिग्रोथ दिख रहा है इसमें, क्योंकि जो हमारे मार्केट्स हैं लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें थोड़ी सी डिग्रोथ नजर आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डिग्रोथ हमारे एक्सपोर्ट्स में दिखेगा आपको। बट डिमांड है, और उसमें भी बहुत तेजी से उसमें डिमांड वापस आएगा। और कार्स में भी थोड़ा ग्रोथ दिख ही रहा है, और कोशिश ये रहेगी कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाएं। हम लोग को और एग्रेसिव होना होगा, और यही कोशिश रहेगी कि अगले 3 या 4 साल में हम लोग एक्सपोर्ट्स में और डोमिनेंट प्लेयर बने। डोमेस्टिक में तो खैर हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऑलरेडी हैं, बट कोशिश ये रहेगी कि एक्सपोर्ट में भी हम डोमिनेंट प्लेयर बने। और बाजार की पसंद क्या थोड़ी सी बदल रही है राजेश, ये देखते हुए कि अब लोग एसयूवीज में ज़्यादा दाव लगाना चाहते हैं, वो पहली पसंद बनकर आ रही है, स्मॉल कार्स का सेगमेंट थोड़ा श्रिंक हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये एक नया ट्रेंड है और वापस भारत फिर से स्मॉल कार्स की तरफ जाएगा? एसयूवीज में जैसे जैसे अगर देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड डेटा देखेंगे, करीबन करीबन 60% सेल्स एसयूवीज की, यूटिलिटी व्हीकल्स की हुई है। तो पहले जैसे कि ज़्यादातर कार्स स्मॉल कार्स की होती थी, अभी साफ दिख रहा है कि प्रेफरेंस जा रहा है एसयूवीज पे। क्लियरली मार्केट में एक बदलाव आया है, और ये कुछ महीनों से चल रहा है, कुछ करीबन 1-1.5 साल से ये बदलाव नज़र आ रहा है। और प्रेफरेंस ज़्यादातर एसयूवीज में जा रहा है, कार मार्केट। अब जब आपके जो मेंबर्स हैं सीआईएम के, अगर उनसे बात होती है तो कौन से इश्यूज हैं जो अभी थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को? अगर इसमें तेजी बरकरार रखनी है तो कौन सी पॉलिसी पैरामीटर्स हैं जहां पर सरकार से आपको मदद चाहिए, या फिर क्या कुछ बदला जाना चाहिए जिससे हम अभी 3rd पोजीशन पे हैं पूरे वर्ल्ड में और हम इस पोजीशन को और इम्प्रूव कर पाएं? सी ब्रॉडली क्या है कि ऑफकोर्स जैसे जैसे आपने भी बताया पहले कि इकोनॉमी, ओवरऑल इकोनॉमी अच्छा चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। पर हमारे लिए 3 या 4 पैरामीटर बहुत ज़रूरी होता है। पहला पैरामीटर होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें जो बढ़ोतरी है वो जारी रहनी चाहिए। पिछले 2 बजट में इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस था। उम्मीद है कि जो जुलाई में जो बजट आएगा उसमें फोकस जारी रहेगा। तो जितना ज़्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि रूरल इकोनॉमी में भी फ़र्क पड़ेगा। तो जैसे जो हमारे कमर्शियल व्हीकल्स हैं, जो हमारे टू व्हीलर्स हैं, उस सब में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। तो कोशिश ये रहेगी कि रूरल इकोनॉमी स्ट्रेंथन रहे, और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कमीशन हो, और ओवरऑल इकोनॉमी जो है इसी तरह आगे बढ़ती रहे। क्या आपको कॉस्ट पे प्रेशर दिख रहा है राजेश आगे जाते हुए? ऑटोमोबाइल कंपनी से जब आप बात करते हैं तो क्या उनके इनपुट प्राइसेस पर थोड़ा सा असर दिख रहा है? आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में प्राइस राइज की संभावना है, या फिर कमोबेश कीमतें स्थिर रहने जा रही हैं? कीमतों के बारे में अभी बोलना क्या पक्का नहीं कह सकते, क्योंकि थिंग्स आर बिट अनसर्टन। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होता है जो शिपिंग कॉस्ट है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल इकोनॉमिक पैरामीटर्स में क्या हो रहा है। उसके अलावा आपके जो सप्लाई चेन कॉस्ट है, उसमें थोड़ा सा अभी स्टेबिलिटी आया है। पहले तो काफ़ी ज़्यादा उसमें अनसर्टनिटी था, तो थोड़ा स्टेबिलिटी आया है, पर ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रहा है। और जैसे जैसे ये पहले हमने बोला है इस बात को कि रेगुलेशंस आ रही हैं, तो हर गाड़ियों में बदलाव करना पड़ रहा है, क्योंकि नए नए रेगुलेशंस आ रही हैं, और जैसी नए रेगुलेशंस आती हैं और बदलाव गाड़ियों में होता है, तो कॉस्ट बढ़ता है, व्हीकल कॉस्ट बढ़ता है। और ये चीज़ हमने देखा, टू व्हीलर्स में देखा हमने, ये चीज़ हमने बसेस और ट्रक्स में देखी। जैसे कॉस्ट बढ़ जाता है तो उस कारण थोड़ा डिमांड में भी फ़र्क पड़ता है। पर अभी थोड़ी स्टेबिलिटी है, और हम उम्मीद करते हैं कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में भी स्टेबिलिटी रहे, तो ये फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब थोड़ा सा अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो दोपहिया वाहनों की बिक्री में क्यों कमी दिख रही है? उसका कोई पर्टिकुलर रीजन, और ओवरऑल किस तरह से आपको दिख रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का पूरा ये सेगमेंट? इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर जो है, इलेक्ट्रिक 2 एंड 3 व्हीलर में एक स्कीम था, फेम 2 स्कीम, जिसमें सब्सिडी दी जाती थी। फेम 2 स्कीम 31 मार्च को खत्म हुआ, और अप्रैल 1 से एक नई स्कीम लागू की गई, जिसका नाम था इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। तो क्या हुआ है कि क्योंकि वो स्कीम खत्म हुई, उस कारण काफ़ी ज़्यादा प्री बाइंग हुई। तो आपने देखा होगा मार्च में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर बिके, वो प्री बाइंग हुई। तो अप्रैल में थोड़ा सा उसमें फिर सेल्स थोड़ा कम हुआ, बट उम्मीद है कि 1 और 2 महीने में ये वापस ग्रोथ आ जाएगा, डिमांड वापस आएगा, डिमांड मार्केट में है। तो ये तो सिर्फ मोमेंटरी है, और पिछले साल भी हमने देखा था सेम थिंग हुई थी। जब सब्सिडी में थोड़ा बदलाव आया था तो सेल्स थोड़ी गिरी, पहले प्री बाइंग हुई, सेल्स बढ़ी, फिर थोड़ी गिरी, फिर दोबारा स्टेबल हुआ। तो इलेक्ट्रिक 2 3 व्हीलर में उम्मीद है कि अभी करीबन 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, वो जो 2 व्हीलर सेल्स है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स है,
वो और बढ़ेगी, तो मोमेंटम जारी रहेगा और अच्छी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सब्सिडीज क्या अब बिल्कुल खत्म करने जा रही है, उसका थोड़ा सा नेचर चेंज हो गया है? क्या ये सब्सिडीज को अब फेम 2 को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है, इसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये जो डिमांड है वो कम हो रही है? नहीं, सब्सिडी कम नहीं हुई है, सब्सिडी खत्म नहीं हुई है, सब्सिडी में थोड़ी थोड़ी कमी आई है, अमाउंट्स थोड़े कम हुए हैं। तो जो एक नया स्कीम आया है जिसके हिसाब से थोड़ी अमाउंट्स कम हुए हैं, जिस कारण लोगों ने पहले प्री बाइंग करी 31 मार्च से पहले, क्योंकि उनको और थोड़ा फर्क पड़ता था प्राइस में। अभी अभी जो है एक नया स्कीम है और ये स्कीम 4 महीने के लिए है। उसके बाद हम देखेंगे कि सरकार अभी क्या करती है 4 महीने बाद, और सब्सिडी किस फॉर्म में आएगी। उम्मीद है कि सब्सिडी जारी रहेगी, और या वो फेम 3 के फॉर्म में आएगी या इसी स्कीम को आगे एक्सटेंड किया जाएगा, वो हमें देखना होगा कैसा होगा। राजेश जी, अब चलते चलते आपसे अगर हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करें, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, हालांकि पहले हमने जर्मनी को पीछे छोड़ा, 4th लार्जेस्ट बने, फिर अभी 2024 में जापान को पीछे छोड़ा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हिसाब से ऑटोमोबाइल सेक्टर, इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को आप लोग किस तरह से एसेस कर रहे हैं, और वहां पर क्या कुछ कंसर्न्स हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। हम यही बोल सकते हैं कि सरकार के जो रेगुलेशंस हैं, सेफ्टी के रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिंजेंट हैं, और रेगुलेशंस बार बार उसमें काफ़ी रेगुलरली ऑपरेशन होता है रेगुलेशंस में। और सरकार ने पिछले साल एक नई स्कीम अनाउंस करी जिसका नाम है भारत एनकैप, जिसके अंदर वॉलंटरी रेटिंग स्कीम शुरू करी है, जिसमें व्हीकल्स में आप 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग देखोगे पैसेंजर में और एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में। तो अब जब आप गाड़ी खरीदने जाओगे तो आपको जो स्टार सिंबल मिलेगा, जिससे आपको पता लगेगा कि क्या स्टार रेटिंग है उस व्हीकल की, तो उससे आपको जानकारी रहेगी कि इससे क्या क्या सेफ्टी फीचर्स हैं। तो ये इंडस्ट्री ने काफ़ी इसमें एफर्ट लगाया है, और सरकार के रेगुलेशंस में भी काफ़ी बदलाव आया है, और ये एफर्ट जारी रहेगा। और जैसे ही भारत एनकैप की व्हीकल्स और मार्केट में आएंगी, और ये मोमेंटम बिल्कुल और तेज गति लेगी। राजेश जी, बहुत धन्यवाद। बहुत सारे सवालों के आपने जवाब दिए। एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू ऐड टू द कंज्यूमर्स? ऑटोमोबाइल मार्केट को आप एक तरह से देख रहे हैं, कोई अंतिम बात जो आप कहना चाहते हैं, जो शेयर करना चाहते हैं? इंडस्ट्री इज बीन डूइंग वेरी वेल द लास्ट 2 years। कोविड के बाद अच्छा ग्रोथ लिया है। कुछ सेगमेंट्स में थोड़ा टाइम लगा है। अभी भी 2 व्हीलर सेल्स प्री कोविड के नीचे से कम है, पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने देखने को मिला है पिछले 4 महीने। सो इट इज़ वेरी पॉजिटिव एंड वी कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस प्रोग्राम में शामिल होने के। हम लगातार आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो आज हमने देखा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है, कैसे लगातार नए ट्रेंड्स के साथ भारत के आर्थिक विकास की एक नई कहानी अपने आप में आंकड़ों के जरिए आपके सामने रखी गई। और हम नजर डालते हैं कारोबार जगत से कुछ जुड़ी और खबरों पर।